हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम निबंध लेखन के बारे में जानेंगे तथा इससे संबंधित वर्कशीट को हल करेंगे। तो दिया गया है यहाँ पर पाठ 20 महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, और साथ ही हम इस वीडियो में 23 से लेके 33 तक के पेजों के उत्तर हल करेंगे, प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो देखेंगे वीडियो को आगे पे। तो देखिए यहाँ पर महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में दिया गया है तथा उनसे संबंधित शिक्षा तथा उनके द्वारा देश के लिए की गई खोज, यह जानकारी जो है इस गद्यांश में, इस पाठ में दी गई है। तो आप इस पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक ये सारे पाठ को पढ़ लेंगे। अब देखेंगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। शिक्षक मेंटर गतिविधि एवं निर्देश है, प्रक्रिया में रूपरेखा आदि पर चर्चा करते हुए समझाएं, ये शिक्षकों के लिए है। फिर निबंध किसे कहते हैं, इससे भी समझाएं। फिर है आपने पिछली कक्षाओं में विभिन्न विषयों पर निबंध लिखे होंगे, कैसे लिखे यह भी शिक्षक द्वारा बताया जाएगा। फिर है निबंध की रूपरेखा कौन सी में कौन से बिंदु लिखे जाते हैं यह भी बताएंगे। फिर महापुरुषों पर लिखते समय रूपरेखा में निम्नानुसार बिंदु लिखना चाहिए, कौन कौन से बिंदु रूपरेखा लिखना चाहिए। फिर प्रस्तावना, जन्म स्थान, फिर शिक्षा कहाँ से हुई, महान कार्य उन्होंने क्या किया है, जीवन में उपलब्धियां क्या क्या हासिल की, और लास्ट में उपसंहार। तो इस प्रारूप में रूपरेखा बना करके निबंध लेखन करना चाहिए। फिर है पाठ्य पुस्तक के पठित निबंध के विषय में प्रश्न एवं जानकारी साझा करें। जो हमने पाठ अभी पढ़ा उसके बारे में यहाँ पर प्रश्न है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। फिर रमन की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करते समय क्या स्थिति थी, इनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा, रमन के कार्य क्षेत्र के विषय में बतलाइए, और फिर विज्ञान के क्षेत्र में इनकी क्या देन थी। तो ये सारे प्रश्न आप जब इस पाठ को पढ़ेंगे तो इजीली इनके आंसर आप दे पाएंगे। फिर है अगला गतिविधि और अभ्यास, तो ये भी देख लेंगे। फिर है अगला पाठ्य सामग्री, राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, इसके बारे में भी यह दिया गया है। तो इससे हम थोड़ा इसकी भूमिका और पर्व को कैसे मनाने का ढंग ये देख लेते हैं। तो भूमिका है देश के लिए सहर्ष अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देने वाले शहीदों का खून रंग लाया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इसी दिन हमने अंग्रेजों की दास्ता की बेड़ियां स्वतंत्र वातावरण में सुख की सांस ली थी, परंतु हमारी यह स्वतंत्रता अधूरी ही थी क्योंकि शासन की बागडोर अंग्रेजी शासकों के हाथ में थी। अंग्रेजी शासकों का संविधान भी हमारे ऊपर लागू था। जिस दिन भारत पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया, जिस दिन जनता द्वारा बनाया गया संविधान लागू हुआ, जिस दिन भारतीय जनता का शासन भारत में स्थापित हुआ था, वह दिन 26 जनवरी 1950 था। इसी दिन सूर्योदय के साथ भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय गणराज्य के रूप में नवीन युग का उदय हुआ था। तो अगर हमें राष्ट्रीय पर्व पर निबंध लिखने आएगा, राष्ट्रीय पर्व में हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसमें अगर निबंध लिखेंगे तो उसकी भूमिका इस प्रकार से लिखेंगे। फिर अगला पर्व को कैसे मनाने या पर्व को मनाने का ढंग, यह है सेकंड रूपरेखा के अंतर्गत सेकंड पॉइंट आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत किस टाइप से लिखेंगे तो यहाँ दिया गया है, यह राष्ट्रीय पर्व भारत के कोने कोने में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। सभी सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों तथा व्यक्तिगत फैक्ट्रियों में इस शुभ समारोह के अवसर पर अवकाश रहता है। बड़े बड़े जलसे व जुलूस आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रपति राज्यपालों को सलामी दी जाती है। राजभवनों पर दीपक जलाए जाते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में तो यह पर्व विशेष हर्षोल्लास के साथ अनूठे रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से पर्व को मनाने का ढंग। फिर अगला पॉइंट, विद्यालय में यह पर्व कैसे मनाते हैं और उपसंहार, तो यह भी आगे पे स्टूडेंट द्वारा लिखा जाएगा। फिर है वर्कशीट, तो इस वर्कशीट के
प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखेंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट है, गणतंत्र दिवस किस प्रकार का पर्व है? तो उत्तर हो जाएगा कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। फिर अगला प्रश्न, हमारे देश में कितने प्रकार के पर्व मनाए जाते? तो हमारे देश में एक तो धार्मिक और राष्ट्रीय दो टाइप के पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें सांस्कृतिक धर्म के आधार पर अलग अलग विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं। संस्कृति के धर्म पर या फिर समाज, अलग अलग समाज के लोग अलग अलग त्योहार मनाते हैं या पर्व मनाते हैं। फिर है अगला प्रश्न, हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत गांधी जयंती आ जाएगी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर है धार्मिक पर्वों के नाम लिखिए। तो कुछ धार्मिक पर्व के नाम लिखे हमने, जैसे कि दीपावली, होली, रक्षाबंधन, ईद, फिर है जन्माष्टमी, फिर रामनवमी, मुहर्रम, क्रिसमस डे आदि, यह धार्मिक पर्व है। फिर है अगला, इस निबंध की भूमिका में कौन कौन सी बातें लिखी हैं? तो इस पर्व की इस जो है राष्ट्रीय पर्व की भूमिका में कौन कौन सी लिखी हुई है? तो इस निबंध में देश के शहीद वीरों को याद किया गया है एवं भारत देश की संस्कृति एवं पर्वों की जानकारी भी दी गई है। फिर भूमिका के लिए निबंध लेखन में दूसरा शब्द कौन सा है? तो पृष्ठभूमि या परिचय। जो हम जिस बारे में निबंध लिख रहे हैं उसका परिचय अगर दें तो हम उसको भूमिका के अंतर्गत यह रखते हैं। फिर अगला, भूमिका लिखने के बाद निबंध में कौन से विषय पर लिखा जाता है? तो भूमिका के बाद निबंध में उस विषय पर विस्तार से आयामों को लिखा जाता है, जैसे कि पर्व मनाने का ढंग या विद्यालय में यह पर्व कैसे मनाते हैं, इस टाइप के पॉइंट जो है लिखा जाता है। फिर है इसके बाद किस बिंदु पर चर्चा की जा सकती है? तो देखिए, इस मध्य भाग को लिखने के बाद विस्तार से विषय वस्तु जो हमने चूज किया है, जिस बारे में हम निबंध लिख रहे हैं, उसकी बीच वाला पार्ट लिखने के बाद हम लास्ट में उपसंहार लिखते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 9, निबंध के अंत में हमें क्या लिखना चाहिए? तो निबंध के अंत में हमें उपसंहार लिखना चाहिए और उसका सारांश लिखना चाहिए, जो हमने जिसके बारे में निबंध लिखा है, तो वह उपसंहार के रूप में हो जाएगा। फिर 10वां प्रश्न, पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत अपूर्ण निबंध को छात्र स्वयं पूरा करे। तो देखिए, यहाँ पर विद्यालय में यह पर्व कैसे मनाते हैं और उपसंहार, यह दो टॉपिक जो है हमें फिल करना है। तो देखिए, हमने लिखा है, यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा ही लिखा है कि हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फिर उपसंहार में लिख दिया है कि गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व में से एक पर्व है। फिर है अगला, किसी एक धार्मिक पर्व पर निबंध शीर्षक तथा रूपरेखा लिखिए। तो देखिए, धार्मिक पर्व की रूपरेखा आ जाएगी प्रस्तावना, फिर मध्य भाग में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं मध्य भाग में पर्व मनाने के कारण, यहाँ पर लिख देना आप लोग पर्व मनाने के कारण, और फिर सेकंड हो जाएगा पर्व कैसे मनाते हैं, और लास्ट में उपसंहार। तो यहाँ पर मध्य भाग में ये आ जाएंगे, पर्व मनाने के कारण और पर्व कैसे मनाते हैं, यह आ जाएगा मध्य भाग में। फिर अगला, मूल्यांकन नंबर 6 दिया गया है, वर्कशीट रंगों का त्योहार होली शीर्षक पर निबंध दिए गए बिंदुओं के अनुसार लिखिए। तो देखिए, होली का त्योहार, रंगों का त्योहार होली, इस पर हमने निबंध लिखा है। तो यहाँ रूपरेखा में पॉइंट दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये रूपरेखा के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि प्रस्तावना, पर्व मनाने के कारण, पर्व कैसे मनाते हैं, और उपसंहार, ये 4 पॉइंट है, तो यह रूपरेखा के अंतर्गत आ जाएंगे। अब लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमने लिखा है कि होली का त्योहार रंग बिरंगा गुलाल या रंग से खेले जाने वाला त्योहार है। इस त्योहार को लोग उत्साह व आनंद तथा मस्ती के साथ मनाते हैं। प्यार तथा स्नेह के रंगों से सजा यह पर्व धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। जिस प्रकार से प्रस्तावना हो गई, अब पर्व मनाने के कारण देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है इसमें। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। इस प्रकार होलिका जो है
भक्त प्रहलाद को लेकर के भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ गई और आग में बैठने पर होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद जो है नहीं जले। तो यही कारण है कि भक्त प्रहलाद की याद में यह पर्व मनाया जाता है। फिर अगला, पर्व कैसे मनाते हैं? तो पर्व कैसे मनाते हैं यह भी लिखा हमने कि हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। यह मुख्यतः 2 दिन का त्योहार होता है। अब अगला है उपसंहार। तो उपसंहार में हमने लिखा है कि होली पर्व के दिन होली का दहन किया जाता है। लोग नाचते गाते हैं, लोग रंग गुलाल लगाते हैं एवं एक दूसरे के से गले मिलते हैं तथा मिठाइयां बांटते हैं। तो इस प्रकार से यह त्योहार मनाया जाता है। तो हमने इस रूपरेखा के अंतर्गत यह निबंध लिखा। अब अगला है पाठ्य सामग्री। पाठ 11 लोक माता अहिल्याबाई। तो यहाँ पर लोक माता अहिल्याबाई के बारे में यह पाठ दिया गया है। तो इस पाठ को बहुत ही ध्यानपूर्वक बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ लेंगे तथा इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे, हल कर लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं यह पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ने पे इजीली दे सकते हैं। फिर है अगला, वर्कशीट दी गई है। तो वर्कशीट भी दिया गया है। तो वर्कशीट को हम पढ़ लेते हैं पहले कि इन दिनों वृक्षों की घटती संख्या और बिगड़ते पर्यावरण को देखकर समूचे विश्व में पर्यावरण की रक्षा की चिंता की जा रही है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाई जा रही है। वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब चारों ओर वन ही वन थे, भगवान जम्भेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों की रक्षा करने की प्रेरणा देना सचमुच अद्भुत था। इन दिनों बिगड़ते प्रदूषण को देखते हुए यह प्रेरणा बहुत प्रासंगिक है। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सन 1485 में भगवान जम्भेश्वर द्वारा विश्नोई समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने प्रकृति से जुड़े 29 सरल नियमों की शिक्षा दी। 29 नियमों का पालन करने वाले विश्नोई कहलाए। इन्हीं नियमों में से एक था कि वृक्षों की रक्षा और सभी जीवों पर दया करना एक मुख्य नियम था। इस नियम का पालन विश्नोइयों ने इस तरह किया जो आज उनकी आन बान शान व पहचान बन गया। विश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए शहीद अमृता देवी विश्नोई और 362 अन्य विश्नोइयों द्वारा अपने सिर कटवा लेने का प्रेरक प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एकमेव उदाहरण है। इस शिक्षक इस गद्यावतरण को पढ़े और छात्रों से भी पढ़वाए। अब गद्यावतरण के विषय में चर्चा करें तथा प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उसका उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य है कि हम अपने चारों ओर वातावरण को संरक्षित करें तथा उसे जीवन के अनुकूल बनाए रखें। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन में पर्यावरण का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हरे भरे पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से ही मनुष्य का शरीर बना है तथा उन्हीं से जीवन है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पेड़ों का पर्यावरण से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे का अहम योगदान होता है। पेड़ पौधे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं एवं जीवनदायी गैस ऑक्सीजन देते हैं। O2, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, तो हमने यहाँ पर O2 लिखा है, तो ऑक्सीजन लिख सकते हैं आप। एवं जीवनदायी गैस ऑक्सीजन देते हैं। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? तो मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और तापीय प्रदूषण। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, अमृता देवी विश्नोई और पेड़ संरक्षण विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, अमृता देवी इसका उत्तर होगा। अमृता देवी विश्नोई का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन
की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। वृक्षों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी द्वारा सिर कटवा लेने का प्रसंग विश्व के पर्यावरण रक्षा के इतिहास का एकमात्र उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6, विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे? तो विश्नोई समाज के संस्थापक जम्भेश्वर थे, जी थे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जीवों पर दया करना किस समाज का मुख्य नियम है? तो जीवों पर दया करना यह विश्नोई समाज का मुख्य नियम था, जिसमें 29 सरल नियम में से एक नियम था जीवों पर दया करना। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, वनों में आज वृक्षों को काटता देखकर आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं? तो किस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं कि वनों में आज वृक्षों को कटता देखकर पेड़ पौधों की रक्षा करने का विचार उत्पन्न होता है। वृक्षों का काटने से बचाने के लिए, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 9, आपने अपने विद्यालय में कौन कौन से पौधों का वृक्षारोपण किया है? तो हमने हमारे विद्यालय में गुलमोहर, गुलाब, सूरजमुखी, मोगरा, चमेली, अशोक के पेड़, कनेर आदि के पेड़ों का वृक्षारोपण किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वृक्षों से पर्यावरण का क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखते हैं एवं जीवनदायी ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं एवं वृक्ष वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला मूल्यांकन नंबर 7, मेरी भावना। तो यह एक कविता है, तो इस कविता को पहले हम जल्दी से फटाफट ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग गतों पर क्षोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए, गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए, होऊं नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे, अप्रिय कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। तो इसी प्रकार से हमने यह कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया। मेरी भावना है कविता का नाम। अब देखेंगे इस कविता से संबंधित प्रश्न। अब इस कविता से संबंधित वर्कशीट को हल करेंगे। तो वर्कशीट नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कविता में जो है कवि ने इस कविता में अपने भाव किस रूप में प्रकट किए हैं? तो उत्तर हो जाएगा, इस कविता में कवि ने अपने हृदय की भावनाओं को अच्छाई के रूप में सज्जन गुणी व्यक्ति के लिए प्रकट किए हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इस कविता में निहित कवि की कोई 3 भावनाएं लिखी है। तो क्या हो जाएगा? प्रेम, सेवा भाव और परोपकार। फिर अगला प्रश्न नंबर 3, दृढ़ निश्चय, साहस जैसे गुण इन किन मूल्यों को प्रकट करते हैं? तो दृढ़ निश्चय, साहस जैसे गुण सफलता, जीवन प्रगति के मूल्यों को प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 है, नैतिक मूल्य किसे कहते हैं? तो नैतिक मूल्य वास्तव में ऐसी सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यह कर्तव्य की आंतरिक भावना है। अगला प्रश्न नंबर 5 है कि इस कविता में आए नैतिक मूल्यों में से कोई 5 नैतिक मूल्य लिखिए। तो कविता में आए नैतिक मूल्यों में से 5 हमने लिखा है। पहला है प्रेम, दूसरा है सेवा, तीसरा परोपकार, चौथा है सत्य वचन या सरल व्यवहार और 5वां है न्याय मार्ग पर चलना। अगला प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, हमें जीवों के प्रति किस तरह की भावना रखना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा, हमें जीवों के प्रति मैत्री भाव, प्रेम तथा करुणा का भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 7 है, परोपकार से संबंधित अपने जीवन की कोई घटना लिखिए। तो उत्तर होगा कि परोपकार का अर्थ होता है दूसरों के लिए किया जाने वाला उपकार
या दूसरों के लिए की जाने वाली भलाई हो जाएगा। जैसे कि हमने हमारे जीवन से जुड़ी घटना लिखी कि मैंने अपने जीवन में परोपकार के रूप में एक बार बूढ़ी माँ का बैंक में फॉर्म भरा तथा उनका सारा काम मैंने किया था। तो इस प्रकार से हमने परोपकार किया था, तो हमने हमारे जीवन की घटना लिखी। ऐसे ही आप अपने जीवन से संबंधित, परोपकार से संबंधित घटनाओं को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने निबंध लेखन के बारे में जाना कि निबंध लेखन कैसे किया जाता है। साथ ही इसमें हमने पेज नंबर 23 से लेके 33 तक की जितनी भी वर्कशीट थी, सभी वर्कशीट को हल किया तथा सभी के उत्तर हमने यहाँ पर राइट किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।